Grave of the Fireflies। ये मूवी जिसने भी देखी है ना, उन्हें ये अच्छे से पता है कि ये सिर्फ कोई स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशन है जो अंदर तक फील होता है। ये मूवी तुम्हारी बुनियाद, तुम्हारी सोच और तुम्हारे आदर्शों पर काफी गहरा तमाचा मारती है। आज के टाइम घर बैठे सोशल मीडिया को कंज्यूम करते हुए ये कहना बहुत आसान है कि दो देशों की वॉर ही तो है, एक ने बात नहीं मानी तो कर दी वॉर स्टार्ट। एंड इसके अलावा सबके अपने अपने कुछ पॉलिटिकल उद्देश्य भी तो है, और ये तुम अपनी जूठन को कचरे के डिब्बे में गिराते हुए उन लोगों के बारे में बोल देते हो जिन्हें ऐसे हालातों में एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। जिस चीज को 1988 में इसाओ ताकाता की मूवी ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज में स्टूडियो गिबली ने काफी बारीकी से उकेरा है। ये मूवी बताती है कि कभी भी दो देशों के बीच की जंग में बॉम्ब्स नहीं गिरते, बल्कि गिरती है इंसानियत। बेसिकली ये स्टोरी 1967 की सेमी ऑटोग्राफिकल नॉवल ऑफ द सेम नेम बाय अकियोकी नोसाका पर बेस है, ना कि इन दोनों बच्चों पर जिसके बारे में एंड में बात करेंगे, जिन्होंने इस मूवी के थ्रू बताया है कि कैसे जब एक वॉर स्टार्ट होती है तो सिर्फ सोल्जर्स नहीं मरते, बल्कि उन इनोसेंट्स लोगों की लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है जिन्हें कभी इनसे मतलब भी नहीं था, जो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के लिए, उन्हें खुश करने के लिए जीते थे। असल मायनों में उनकी खुशी भी तो वही थी, पर एक दिन एक बॉम्ब आकर गिरता है और सब बर्बाद। जिस चीज को स्टोरी में सेता और सेस्को के जरिए काफी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। जब स्टोरी की स्टार्टिंग होती है ना, तो यहाँ टाइमलाइन पहले समझ में नहीं आती कि कोई कैरेक्टर पहले यहाँ था, फिर वहां गया और फिर अपने आप को ही देख रहा है। एंड देन जब उसका स्ट्रगल दिखाया जाता है ना, तो चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती है, जैसे अपने आप को बचाना, अपनी बहन को बचाना, सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करना, एंड आगे जाकर इतना लाचार हो जाना जहाँ तुम्हें अपने आप पर ही शर्म आती है कि चाह कर भी कुछ ना कर पाना। चीजें तुम्हारे सामने ही है पर तुम कुछ कर नहीं सकते, और ये अपने आप में ही काफी बड़ी विडंबना है। ये कहना तो बहुत आसान है कि मैं अकेला हूँ, सारी दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन जब तुम इन रियल ये चीजें फेस करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने भयानक होंगे, इसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। जब सेता की लाइफ में वो अकेलेपन वाला मोमेंट आता है तो उसके पास कुछ नहीं बचा था, ना वो रो सकता था और ना ही वो चुप रह सकता था। वो अपने आप को मजबूर करता है वो सब काम करने के लिए जिससे उसके पास जो कुछ भी बचा है उसको संभाला जा सके। और जब सेता हताश और विवश हो जाता है तो वो उन लोगों से मिलता है जो बस नाम के ही उसके थे, क्योंकि जिस सिचुएशन में तुम होते हो, जिस सहारे की जरूरत तुम्हें होती है, वो तुम्हारे अलावा और कौन ही समझ सकता है। एंड फिर आगे चलकर सेता जिस टाइम और जिस मोमेंट से गुजरा है, उसने बस अपने आप को सिर्फ झूठी दिलासा ही दी है कि ठीक है यार, सब कुछ जैसे भी है, हम एटलीस्ट खुश तो हैं। एंड इसके अलावा वो और कुछ कर भी तो नहीं सकता था, क्योंकि उसने वो तक काम करे जो उसके आदर्शों को झूठा साबित करते थे कि वो एक सोल्जर का बेटा है, ना चाहते हुए भी उन चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेना जिनसे तुम्हें भी खतरा है। एंड फिर छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढना, जो कि ऐसी सिचुएशन में काफी कमाल की कोशिश होती है। और जब मूवी का एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट होता है तो भाई साहब, मैंने देखा था ना, मैं बता नहीं सकता मैंने क्या फील किया। मैं कुछ देर तक तो चुप बैठा रहा। जिन्होंने भी इस मूवी को देखा है उन्हें मेरे कहे शब्द अच्छे से समझ आ रहे होंगे, और जिन्होंने इस मूवी को नहीं देखा, भाई क्या कर रहे हो यार। मूवी के हर एक सीन पर तुम्हारे रोंगटे खड़े होंगे, स्पेशली सर के पीछे वाली साइड जब अजीब सा फील होगा ना, तो तुम्हें समझ आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात आती है इस पिक्चर की, जिसे क्लिक किया था जोए डोनेल, एक अमेरिकन फोटो जर्नलिस्ट ने, इन 1945 हिरोशिमा के एटॉमिक बॉम्ब के बाद। इसमें ये लड़का अपनी पीठ पर अपने किसी भाई या बहन की डेड बॉडी को उठाकर खड़ा वेट कर रहा था एक शमशान घाट के बाहर अपनी बारी का, ताकि वो अच्छे से अपने भाई या बहन का अंतिम संस्कार कर सके। तब वहाँ एक सोल्जर आता है और कहता है कि ये काफी भारी है, इसको तुम नीचे उतार दो। तब पता है उस लड़के ने क्या बोला? अपने आंसुओं को रोकते हुए लड़का कहता है, ये भारी नहीं है, ये मेरा भाई है। एंड देन जब उसकी बारी आती है तो उसके भाई को अग्नि दे दी जाती है, और वो लड़का वहाँ खड़ा अपने नीचे वाले होठ को बस काटे जा रहा था। जब आग थोड़ी कम हुई तो वो लड़का मुड़ता है और साइलेंटली चला जाता है। इस पिक्चर को दुनिया भर में स्टैंडिंग बॉय ऑफ द नागासाकी के नाम से जाना जाता है। ये पिक्चर सिर्फ कोई एक पिक्चर नहीं है, बल्कि एक पूरी स्टोरी है। ये तो वो बात थी जो हमने इस फोटो में देखी, लेकिन इन रियलिटी यही सेम सिचुएशन वहाँ हजारों लाखों लोगों की थी। ये फोटो सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये उन हजारों लाखों
लोगों की कहानी है जो एक पल में ही मिट गए। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाई सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि एक साइलेंट प्रोटेस्ट लगती है बिना चिल्लाए। ये कहा जाती है कि वॉर में जीतने वाला कोई नहीं होता। जैसा कि इस मूवी का नाम है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, इसमें फायरफ्लाइज का मतलब उन बच्चों, उन उम्मीदों से था जो बस जीना चाहते थे। वो नन्हे उज्जवल भविष्य है जो शायद आगे चलकर बहुत कुछ अचीव कर सकते थे। यह हर फायरफ्लाइज या जुगनू की मौत एक इनोसेंट लाइफ की मौत को दर्शाती है जो वॉर के टाइम बर्बाद हो गए। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाई मतलब उन सारी छोटी छोटी रोशनियों की कब्र जो दो देशों के आपसी पॉलिटिकल मतभेद की वजह से हुई जंग के अंधकार में मिट गई।